नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 102 बंसल परिवार का संकट भाग 2। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अर्जुन के शरीर में शक्ति भर गई और उसने उस आदमी की मुट्ठी को पीछे धकेल दिया, जिससे वह तगड़ा आदमी 6 कदम पीछे हट गया। उसने अपना शरीर संभाला और फिर चौंक कर अर्जुन की ओर देखने लगा। एक ग्रैंड मास्टर! यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जू रोंडो ने खुद को यहाँ दिखाने का साहस किया। ये पता चला कि उन्हें एक ग्रैंड मास्टर समर्थक मिल गया था। बहरहाल, आज अगर 10 ग्रैंड मास्टर भी आ जाएं तो वे बंसल परिवार को नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने राज्य को ही नाराज कर दिया है। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा और ये चोन को घूरने लगा। बच्चे, यह मत सोचो कि तुम रिवर सिटी में जो चाहो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम ग्रैंड मास्टर हो। हुआक्सिया में ग्रैंड मास्टरों की कमी नहीं है। अगर तुमने अब बंसल परिवार का साथ देने का फैसला किया तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। यह एक स्पष्ट गला था। क्या तुम्हारी बात खत्म हो गई? अर्जुन ने शांति से पूछा। अगर ऐसा है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। आदमी दंग रह गया। ये बच्चा सचमुच घमंडी था। रुको, ये लोग यहाँ कैसे आए? उसकी नज़र तुरंत उस अधेड़ उम्र के आदमी पर गई जिसे भव्य सिंह ने भेजा था। संयोगवश वे एक दूसरे को जानते थे। लोकेश, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम इन लोगों को यहाँ लेकर आए हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि अंदर किसका ऑपरेशन हो रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो बेलीशियों भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। एक लोकेश कुछ बोलने ही वाला था कि ऑपरेशन थिएटर की लाइटें जल उठीं। सफ़ेद कोट पहने 2 डॉक्टर सिर झुकाए बाहर भागे। वे बहुत भयानक लग रहे थे। वह मोटा आदमी पलटा और उनमें से एक को उसके कपड़ों से पकड़ लिया। मेरे पिताजी कैसे हैं? ओह, उस बारे में मुझे खेद है। वह जहर पहले ही फैल चुका था और हम कुछ नहीं कर सकते थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। इससे पहले कि डॉक्टर अपनी बात पूरी कर पाते, उस मोटे आदमी ने उन्हें कमरे से बाहर फेंक दिया। कचरा! तुम सब लोग कूड़ा हो। उस मोटे आदमी की आंखें लाल हो गई थीं और वह शंकर बंसल को घूर रहा था। अब उसके पास खुद को रोकने का कोई कारण नहीं था। शंकर बंसल को तो मरना ही था। जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने महसूस किया कि एक काली छाया उसके पास से गुजरी। टकराना! कुछ ही क्षणों बाद ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे बंद कर दिए गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उस मोटे आदमी ने दरवाजों पर हाथ रखा। जब उसने दरवाजे तोड़ने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसकी ताकत रुई से टकराकर गायब हो गई है। ये कैसे संभव हुआ? चाहे उसने कुछ भी किया हो, वह दरवाज़ा नहीं खोल सका। उसकी ठंडी निगाहों ने आसपास का माहौल देखा और पाया कि केवल वह युवक गायब हो गया है जिसने अभी अभी हमला किया था। उसके पिता पहले से ही मृत्युशैया पर थे। अगर उसके पिता का शरीर भी नष्ट कर दिया जाता तो परिणाम अकल्पनीय होते। वह फिर से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने ही वाला था कि लोकेश उसके सामने आ गया। लोकेश ने शांति से कहा, मिस्टर अर्जुन को एक मौका दो। हो सकता है कि मिस्टर अर्जुन तुम्हारे पिता को बचा लें। मिस बाई ने फ़ोन पर पहले ही निर्देश दे दिए थे कि अर्जुन की हर कीमत पर मदद की जाए। वह मोटा आदमी शांत हो गया। वह लोकेश को अच्छी तरह जानता था। लोकेश ने जो कहा उससे पता चलता है कि उसे उस युवक पर पूरा भरोसा था। यद्यपि यह भरोसा कुछ हद तक समझ से परे था, फिर भी वह व्यक्ति पीछे हट गया। ठीक है, मैं उसे 10 मिनट देता हूँ। अगर 10 मिनट में कोई नतीजा नहीं निकलता है तो मैं किसी भी तरह से अंदर घुस जाऊंगा। इसके अलावा अगर मेरे पिता का शरीर नष्ट हो जाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम एक दयनीय मौत मरोगे। माहौल अत्यंत तनावपूर्ण हो गया। ऑपरेशन थिएटर में ये चोन को पहले से ही बूढ़े आदमी से निकलती मौत की आभा का एहसास हो गया था। डॉक्टर सही थे। जहर पहले ही बहुत दूर तक फैल चुका था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि उसे बचाया नहीं जा सकता था। बूढ़े आदमी के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, इसलिए अर्जुन ने जल्दी से अपनी जेब से एक गोली निकाली और बूढ़े आदमी को उसे खाने को कहा। फिर उसने अपनी सच्ची क्यूई का इस्तेमाल करके गोली के औषधीय प्रभावों को फैलाया ताकि बूढ़े आदमी को उन्हें अवशोषित करने में मदद मिले। अर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई को प्रसारित करना जारी रखा, जो उसकी उंगली की नोक पर इकट्ठा हो गई थी। फिर उसने उस उंगली को बूढ़े आदमी के माथे के केंद्र पर इंगित किया, जिससे एक हल्के पीले रंग की रोशनी बूढ़े आदमी के शरीर को घेर लेती है। बूढ़े आदमी के शरीर पर काले धब्बे धीरे धीरे फीके पड़ गए। अर्जुन ने फिर एक और गोली निकाली और बूढ़े आदमी को उसे खाने को कहा। उसने इधर उधर देखा और कुछ देखा। अपनी उंगली और सच्ची क्यूई को वापस खींचने के बाद उसने चांदी की सुइयों का एक सेट निकाला। उसने उन्हें कुशलता से मेज पर फैला दिया और फिर उसकी उंगलियां नाचने लगीं। सभी 36 चांदी की सुइयां बूढ़े आदमी के शरीर में घुस गईं।
ये सब करने के बाद अर्जुन ने अपनी सच्ची क्यूई के साथ बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर एक प्राचीन रून बनाया और कुछ ही क्षणों बाद बूढ़े व्यक्ति की छाती से एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। जब प्रकाश धीरे धीरे विलुप्त हो गया तो चांदी की सुइयां वास्तव में काली क्यूई के निशानों से भर गईं। बूढ़े आदमी के शरीर से जहर लगातार चांदी की सुइयों द्वारा बाहर निकाला जा रहा था। 5 मिनट बाद काली क्यूई पूरी तरह से गायब हो गई और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर प्रदर्शित मूल रूप से सपाट रेखा वास्तव में उतार चढ़ाव करने लगी और फिर उतार चढ़ाव मजबूत होने लगे। जब बूढ़े आदमी का चेहरा लाल हो गया तो अर्जुन ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और पाया कि उसका शरीर घावों और निशानों से भरा हुआ था। वह मदद नहीं कर सका और बूढ़े आदमी को देखकर रो पड़ा। ये बूढ़ा आदमी देश के लिए युद्ध के मैदान में लड़ा था। कौन इतना दुष्ट था कि उसे चोट पहुंचा सके? हालांकि ये भाग्य ही था कि उन्हें मुझसे मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं इसे देश के लिए एक अच्छा काम मानूंगा। अर्जुन जाने ही वाला था कि अचानक बूढ़े ने अपनी आंखें खोल दीं। जैसे ही उसने युवक की पीठ देखी, उसकी धुंधली आंखें चमक उठीं। चमत्कार डॉक्टर, कृपया प्रतीक्षा करें। अर्जुन वहीं रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी जाग जाएगा। उन्होंने कहा, पहली बात तो ये कि बंसल परिवार का जहर दिए जाने की घटना से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, मुझे पता चला है कि आपके शरीर में जहर 1 महीने से ज्यादा समय से है। आपकी हैसियत को देखते हुए किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ऐसा करना असंभव है। इसलिए अब समय आ गया है कि आप अपनी अंदरूनी समस्याओं को दूर करें। अर्जुन के शब्द सुझाव से अधिक आदेश जैसे थे। यदि सत्ता में बैठे लोगों को पता चल गया कि अर्जुन ने इस बूढ़े आदमी को आदेश दिया है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हंगामा होगा। जब बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन की बातें सुनी तो वह थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने कुछ सोचा और सिर हिला दिया। धन्यवाद। वह कुछ और कहना चाहता था लेकिन अर्जुन पहले ही दरवाजा खोलकर चला गया था। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अर्जुन की अचानक उपस्थिति से तनावपूर्ण माहौल में आग लग गई। उस मोटे आदमी ने समय देखा। सिर्फ 8 मिनट बीते थे। ये बच्चा पहले ही काम कर चुका था। ये स्पष्ट था कि वह असफल हो गया था। जैसे ही वह ये जांचने वाला था कि उसके पिता का शरीर क्षतिग्रस्त हुआ है या नहीं, अस्पताल का गाउन पहने एक बूढ़ा आदमी वहां से निकला। ये तो उसके पिता थे। इस समय वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। क्या वह सचमुच जीवित था? वह वास्तव में अभी भी जीवित था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिल्कुल ठीक चल रहा था। कोने में दुबके खड़े 2 डॉक्टर ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लोकेश की भी आंखें खुली हुई थीं। बूढ़ा आदमी फिर से जीवित हो गया था। हालांकि वह वही व्यक्ति था जो अर्जुन के पक्ष में खड़ा हुआ था, लेकिन ये सब इसलिए हुआ क्योंकि भव्या सिंह ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। उसे तो अर्जुन पर ही संदेह था। वह अवचेतन रूप से स्पष्टीकरण के लिए अर्जुन की ओर मुड़ा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह अब यहाँ नहीं है। क्या इस आदमी को नहीं पता था कि उसने किसे बचाया है? वह वास्तव में नहीं रुका। अगर वह इस बूढ़े आदमी के साथ अच्छे संबंध बना ले तो अर्जुन जियांगन प्रांत में जो चाहे कर सकेगा। अध्याय 103 मैं उसकी रक्षा करूंगा। वृद्ध व्यक्ति की आंखें अर्जुन की आकृति को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमी, परंतु वह अपने उद्धारकर्ता को ढूंढने में असफल रहा। वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि न केवल उसके शरीर से विष निकल गया था, बल्कि उसका पूरा शरीर पुनः जीवंत हो उठा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उम्र 20 साल पीछे चली गई हो। इस दिव्य चिकित्सक की क्षमता सचमुच स्वर्ग विरोधी थी। आखिरकार उस मोटे आदमी ने प्रतिक्रिया दी और दौड़कर उसके पास आया। उसने उत्साह से कहा, पिताजी, क्या ये वाकई आप हैं? आप जीवित हैं? क्या तुम चाहते थे कि मैं मर जाऊं? बूढ़े आदमी ने ठंडी सांस ली। नहीं 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 पापा, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन अभी डॉक्टरों ने साफ साफ कहा है कि आप। वह मोटा आदमी आगे नहीं बोला। क्या ये संभव है कि उस बच्चे ने सचमुच अपने पिता को बचाया हो? बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, यदि वह दिव्य डॉक्टर न होता तो तुम्हें सचमुच मेरे लिए ताबूत तैयार करना पड़ता। ये कहकर बूढ़ा आदमी शंकर बंसल और बाकी लोगों की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले उसे अर्जुन के निर्देश याद आ गए। बंसल परिवार निर्दोष है, जल्दी करो और उनकी बंदिशें हटाओ, बूढ़े ने गंभीरता से कहा। जी श्रीमान। जल्दी ही बंसल परिवार के सदस्य आजाद हो गए। उन्होंने सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यद्यपि यह बूढ़ा व्यक्ति सेवानिवृत्त हो चुका था, लेकिन उसने जो संपर्कों का नेटवर्क बनाया था वह भयानक था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके बंसल परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। इससे शंकर बंसल और अन्य लोग भयभीत हो गए। वे इतने बड़े व्यक्ति की माफी कैसे स्वीकार कर सकते थे? उनमें से कुछ ने तुरंत कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और विषय बदल दिया। बंसल परिवार को पता था कि बूढ़ा आदमी माफी क्यों मांग रहा था। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अर्जुन से इसका सब कुछ लेना देना था। संजय बंसल और उनकी पत्नी के हाव भाव थोड़े बदसूरत थे।
जब उन्हें लिविंग रूम में अर्जुन के प्रति अपने व्यवहार की याद आई तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। यदि शंकर बंसल ने अपनी अंतरात्मा और अर्जुन पर भरोसा नहीं किया होता तो बंसल परिवार खत्म हो गया होता। शंकर बंसल ने अपना सिर घुमाया और बूढ़े आदमी से कहा, सर, उस युवा चमत्कारी डॉक्टर का नाम अर्जुन है। वह मेरा एक युवा मित्र है जिससे मेरी मुलाकात संयोग से हुई। अर्जुन, यह अच्छा नाम है। बूढ़े व्यक्ति ने सोच विचार कर सिर हिलाया और पूछा, क्या आपके पास उसका संपर्क नंबर है? शंकर बंसल ने झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन मिस्टर अर्जुन को परेशान होना पसंद नहीं है। आखिर अर्जुन की अनुमति के बिना उसका संपर्क विवरण देना उचित नहीं था। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और उस पर कोई दबाव नहीं डाला। उसके लिए वह जानकारी खुद प्राप्त करना आसान था। अचानक वह पलटा और उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसने एक घबराई हुई महिला को घूरा और अपने बगल में खड़े लोगों को आदेश दिया, जियाओकुई, बंसल परिवार को वापस उनके विला में भेज दो। इसके बाद मैं कुछ घातक ट्यूमर को जलाने जा रहा हूँ। VPS, सर, रात स्याही की तरह काली थी। रिवर सिटी के उत्तर में क्यूहुआन पर्वत के पास एक बांस के बगीचे में एक आंगन था जिसके भीतर जियान परिवार का विला था। इस समय जियान परिवार के विला में माहौल बहुत गंभीर था। आंगन के बीच में 3 ताबूत रखे हुए थे। प्रशिक्षण पोशाक पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी परिवार के हॉल के बीच में बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। वह जियान परिवार का सबसे शक्तिशाली ग्रैंड मास्टर था, जियांग युवानली। जियांग परिवार के आसपास के विशेषज्ञों की भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। वे जानते थे कि जियांग युवानली गुस्से में फटने के कगार पर है। आखिरकार उनके सबसे प्रिय बेटे जियांग वेनलिन की दुखद मृत्यु हो गई थी। जिस समय ताबूत जियांग परिवार के विला के प्रवेश द्वार पर दिखाई दिए, जियांग युवानली ने गुस्से में जमीन पर मुक्का मारा, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया। ग्रैंडमास्टर का क्रोध ऐसी चीज नहीं थी जिसे आम लोग झेल सकें। पापा, जियांग युवानली ने अपनी हथेली बगल की मेज पर पटकी, जिससे वह तुरंत टूट गई। चारों तरफ शक्तिशाली उतार चढ़ाव फैल गए। जियांग परिवार के कुछ विशेषज्ञों को कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और उनके शरीर में रक्तक्यूई बढ़ गई। ये किसने किया? उन्होंने मेरे बेटे को क्यों छुआ? क्यों? रिवर सिटी में ऐसा करके मुझे अपमानित करने की हिम्मत किसने की? 10 मील के दायरे में धरती हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। जियांग युवानली का शरीर कांप उठा। कुछ सेकंड के बाद उसने अपने दिल में गुस्से को बलपूर्वक दबा लिया और दोनों युवकों की ओर देखा। वेनशुई, वेनली, क्या तुम्हें पता चला कि ताबूत किसने भेजे? एक युवक आगे बढ़ा और अपना सिर हिलाया। पिताजी, हमने डेटाबेस से उनकी उपस्थिति की जांच की है। वे रिवर सिटी से नहीं लगते। विवरण अभी भी जांच के अधीन हैं। जियांग युवानली खड़ा हुआ और ठंडी सांस ली। रिवर सिटी में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरे जियांग परिवार को नाराज करने की हिम्मत रखते हैं। नीलामी में भाग लेने के दौरान वेनलिन मुसीबत में पड़ गया। जाओ और नीलामी में मौजूद हर किसी की जांच करो, हर एक की। भले ही आपको रिवर सिटी को उल्टा पुल्टा करना पड़े, आपको हत्यारे को ढूंढना ही होगा। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। मैं चाहता हूं कि उसका परिवार मर जाए। मैं चाहता हूं कि उसके जानने वाले सभी लोग मर जाएं। ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जब अर्जुन घर लौटा तो रात के 9 बज चुके थे। उसे लगा कि दोनों लड़कियां सो गई होंगी, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल यहाँ कोई और भी था। दरवाज़ा खुला और लिविंग रूम का माहौल थोड़ा शांत लग रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, कमरे में रोशनी और सान्या ही अकेली नहीं थीं। वहाँ एक महिला भी खड़ी थी जो रोशनी से बिड़ रही थी। ध्यान से देखने पर अर्जुन को पता चला कि वह रोशनी की माँ थी। उसकी माँ के पास 2 अंगरक्षक भी खड़े थे। वे दोनों प्राचीन मार्शल कलाकार थे। स्वाभाविक रूप से रोशनी की माँ ने भी अर्जुन को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। उसने उसकी तरफ देखा और ठंडी सांस ली। फिर उसने रोशनी से कहा, तुम पिछले कुछ दिनों से इतनी खराब जगह पर रह रही हो। यहाँ बाथटब भी नहीं है। तुम यहाँ कैसे नहा सकती हो? रोक्सू, गुस्सा मत करो। तुम्हें अभी जियांगन प्रांत वापस जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें रिवर सिटी में परिवार के विला में वापस जाना होगा। रोशनी की नज़र ठंडी और गुस्से वाली थी। उसने अपना सिर उठाया और कहा, माँ, मुझे लगता है कि यह जगह ठीक है। कम से कम यह उस ठंडे विला से गर्म तो है। देर हो रही है, मैं आराम करने जा रही हूँ, इसलिए आपको चले जाना चाहिए। सान्या को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वे दोनों काफी समय से झगड़ रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें मनाए या नहीं और कैसे मनाए। रोशनी की माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्द ही तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन की दावत की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार मैंने तुम्हारे लिए रिवर सिटी में दावत का आयोजन करने का फैसला किया है। ये सबसे बड़ी रियायत है जो मैं कर सकती हूँ। मेरे साथ वापस आओ। भोज में तुम देखोगे कि एक सच्चा वंशज कैसा होता है। रोशनी अपनी माँ के इरादे कैसे नहीं समझ पाए। उसने तुरंत उसे नकार दिया।
सान्या ने पहले ही मेरा जन्मदिन मनाने का वादा कर दिया है। मुझे भोज नहीं चाहिए, बस इतना ही। यह अल्टीमेटम सुनकर उसकी माँ के चेहरे पर उदासी छा गई। रोक्सू, तुम मेरे साथ वापस आ रही हो या नहीं? तुम सक्सेना परिवार की बेटी हो। इस जर्जर जगह में तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाती, अर्जुन बोल पड़ा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। अध्याय 104 कलह अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशन। उसकी माँ ने पलटकर अर्जुन की ओर देखा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अर्जुन, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। अगर तुम वाकई रुक्सू की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता रखते थे तो तुम्हारे माता पिता क्यों मर गए? इस दुनिया की कठोरता तुम्हारी कल्पना से परे है। तुम्हारे जैसे निचले दर्जे के व्यक्ति को ऐसे शब्द कहने का हक नहीं है। माँ, आप हद कर रही हैं। जहाज से बाहर ये कैसे हो गया? मैं तो बस इस बच्चे को दुनिया की कठोर सच्चाई सिखा रहा हूँ। रोक्सू, मुझे सच में समझ नहीं आया। तुम्हें इस लड़के में क्या पसंद है? क्या तुम उसके झूठ में फंस गई? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह 6 महीने में सक्सेना परिवार से आगे निकल जाएगा? क्या तुम सच में अपनी सुरक्षा इस तरह के आदमी को सौंप सकती हो? इस समय रोशनी अपनी माँ की बातों का खंडन नहीं कर सकती थी। वह चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन उसे सच्चाई का सामना भी करना था। दुनिया ऐसे ही चलती है। नीचे वाले कभी भी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। यही कारण है कि गरीब और गरीब होते गए और अमीर होते गए। उनके प्रारंभिक बिंदु और संसाधनों में अंतर बहुत अधिक था। इसी समय उनके कानों में एक सुस्त सी आवाज गूंजी। वादा किया गया आधा साल अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके शब्द भविष्य का निर्धारण नहीं करते हैं। जहां तक रोक्सू की सुरक्षा की बात है, मैं वास्तव में उसकी रक्षा कर सकता हूं। रोशनी की मां ने जब ये बेशर्मी भरे शब्द सुने तो वह जवाब देने ही वाली थी कि तभी अर्जुन फिर बोल पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बगल में खड़े ये 2 लोग तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? उसकी निगाह उदासीन थी, लेकिन उसमें ठंडक का आभास था। अगर उसके सामने खड़ी औरत रोशनी की मां न होती तो वह कब की एक ठंडी लाश में बदल चुकी होती। उसकी मां दंग रह गई और तुरंत अपने पास खड़े 2 अंगरक्षकों की ओर देखने लगी। वे सक्सेना परिवार द्वारा नियुक्त प्राचीन मार्शल कलाकार थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। जब एक कार लगभग उसे टक्कर मारने ही वाली थी तो उसने देखा कि उनमें से एक ने अपनी हथेली से कार पर प्रहार किया, जिससे कार का आकार बिगड़ गया। व्यक्ति तो ठीक था, लेकिन कार ठीक नहीं थी। जब उसके पास इतना सशक्त विशेषज्ञ मौजूद हो तो वह कैसे सुरक्षित नहीं रह सकती? ये बच्चा फिर से अपने आप को अधिक आंक रहा था। बच्चे, तुम वास्तविक दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि ये 2 लोग कितने डरावने हैं, उसने ठंडे स्वर में कहा। वे डरावने हैं? अर्जुन मुस्कुराया। फिर उसका शरीर गायब हो गया और जहां वह खड़ा था वहां एक छवि छोड़ गया। वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका। उन्हें तो बस ऐसा महसूस हुआ कि मानो हवा का एक झोंका उनके पास से गुजर गया हो। कुछ क्षण बाद प्लॉप, वह ये देखकर चौंक गई कि 2 प्राचीन मार्शल कलाकार घुटनों के बल बैठे थे। इसके अलावा उनके चेहरे बेहद पीले थे और उनके मुंह के कोनों से खून के निशान निकल रहे थे। स्पष्टतः वे गंभीर रूप से घायल थे। तुम लोगों को क्या हो गया है? उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। एक सेकंड पहले तो ये दोनों बिल्कुल ठीक थे। रोशनी और सान्या भी हैरान रह गईं। क्या हो रहा था? दोनों प्राचीन मार्शल कलाकारों ने कोई आवाज नहीं की और केवल अपने सामने खड़े युवक को घूरते रहे। उनके दिलों में उथल पुथल मच गई। एक सेकंड पहले ही उन्हें अर्जुन के हमले का आभास हो गया था। वे उसका प्रतिरोध करना चाहते थे, लेकिन एक अदृश्य दबाव ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया, जिससे वे गतिहीन हो गए। इसके अलावा उस अदृश्य दबाव ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वह बच्चा निश्चित रूप से मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर था। अर्जुन की नज़र रोशनी की मां पर पड़ी और उसने सहजता से पूछा, आंटी, क्या आपको अब भी लगता है कि ये दोनों लोग आपकी रक्षा कर सकते हैं? उसने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक दिया। वास्तव में जो इस दुनिया की कठोर वास्तविकता को नहीं समझता वह आप हैं। रोशनी की मां अर्जुन के रौबदार व्यवहार से डर गई और अपनी ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए कुछ कदम पीछे हट गई। किसी कारणवश उसे एहसास हुआ कि इस युवक के बारे में उसकी समझ पूरी तरह से गलत थी। अब आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। रुक्सू उस विला की अपेक्षा मेरे पास अधिक सुरक्षित है, अर्जुन ने शांति से कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, दोनों प्राचीन मार्शल कलाकारों को रोकने वाला अदृश्य दबाव खत्म हो गया। वे खड़े हुए और बोले, मैडम, चलो चलें। रोशनी की मां के चेहरे पर उदासी छा गई और वह तुरंत वहां से चली गई। ये पहली बार था जब उसे समझौता करने के लिए मजबूर किया गया था। इस बच्चे ने अपनी हरकतों से उसका मुंह बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे अर्जुन के बारे में और अधिक गहन जांच करने की जरूरत थी। इस बार उसे इस बात पर ध्यान केंद्रित करना था कि गायब हुए 5 वर्षों के दौरान वह कहां गया था। दरवाजा पूरी तरह बंद होने के बाद भी रोशनी और सान्या ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
अभी वास्तव में क्या हुआ? उन दोनों विशेषज्ञों ने अचानक घुटने क्यों टेक दिए? क्या अर्जुन एक प्राचीन युद्ध कलाकार थे? कुछ सेकंड बाद सान्या को होश आया और वह जल्दी से ये जुबान के पास गई। उसने उसके चारों ओर चक्कर लगाया, उसे देखते हुए पूछा, अर्जुन तुमने ये कैसे किया? उसने वास्तव में रुक्सू की मां को भगा दिया था। इसके अलावा उसने उन्हें घुटने टेकने पर कैसे मजबूर किया? अर्जुन ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया। दरअसल मैं उन दो अंगरक्षकों को जानता हूँ। एक मेरा चाचा है और दूसरा मेरा साथी है। अभी अभी उन्होंने मेरे साथ खेला, अन्यथा दो पूर्ण अजनबी मेरे सामने घुटने क्यों टेकते? अर्जुन नहीं चाहता था कि सान्या इस मामले में शामिल हो, इसलिए उससे झूठ बोलना ही सबसे अच्छा विकल्प था। ऐसा कहा जा रहा है कि उनका झूठ बहुत विश्वसनीय नहीं था। सान्या को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह इस मामले की ज्यादा जांच नहीं करना चाहती थी। आज की घटना ने उन्हें उस समय की याद दिला दी जब कुछ घुसपैठिए उनके घर में घुस आए थे। अर्जुन में कुछ रहस्यमय बात थी। फिर सान्या नहाने चली गई और कमरे में सिर्फ अर्जुन और रोशनी ही रह गए। माहौल काफी शांत था। रोशनी अर्जुन को घूरती रही। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि अर्जुन कोई पुराना मार्शल आर्टिस्ट है। उसे आशा थी कि ऐसा ही होगा। सचमुच ऐसा ही हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि हुआक्सिया में सबसे अधिक शक्ति और प्रभाव रखने वाले लोग प्राचीन मार्शल कलाकार थे। अगर अर्जुन काफी शक्तिशाली होता तो वह सब कुछ बदल सकता था, यहाँ तक कि उसकी किस्मत भी। हालांकि मामले के तथ्य उसके अनुमान को गलत साबित करते दिख रहे थे। भले ही उसने पिछले 5 वर्षों से खेती की हो, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन, तुम किस तरह के व्यक्ति हो? रोशनी ने मन ही मन सोचा। अर्जुन के बारे में क्या? वह पूरी घटना से बेपरवाह था। वैसे भी वह इस बात पर नियंत्रण नहीं रख सकता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। तभी उसका फोन बजा। रजत शेनॉय का फोन था। वह बालकनी में गया और उत्तर बटन दबाया। क्या हुआ? श्री अर्जुन, हेवनली जस्टिस ग्रुप का अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। क्या आप ग्रुप के कानूनी मालिक बनना चाहेंगे या मुझे किसी प्रॉक्सी की व्यवस्था करनी चाहिए? साथ ही हेवनली जस्टिस ग्रुप की स्थापना की खबर संभवतः कल पूरे रिवर सिटी में फैल जाएगी। क्या इसका आप पर असर होगा? अर्जुन ने रात्रि के आकाश की ओर देखा और ठंडी मुस्कान दी। बस मेरा नाम इस्तेमाल करो। मैं चाहता हूं कि रिवर सिटी में हर कोई जान जाए कि मैं, अर्जुन, वापस आ गया हूं। अध्याय 105 निडर अनुवादक, एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक, एंडलेस फैंटेसी ट्रांसलेशनर रजत शेनॉय ये सुनकर दंग रह गए, क्योंकि अर्जुन के बारे में उनकी धारणा थी कि वह शांत रहना पसंद करते हैं। इसलिए उन्होंने यह अपेक्षा की थी कि अर्जुन अपनी पहचान घोषित करने और पूरी दुनिया के सामने लौटने के बजाय किसी छद्म का उपयोग करेगा। यदि स्वर्गीय न्याय समूह और अर्जुन एक साथ प्रकट होते तो किसी भी चौकस व्यक्ति के लिए बिंदुओं को जोड़ना आसान था, जो बदले में समूह और अर्जुन दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन के सामने रखी गई 3 शर्तों में से एक भी अभी तक पूरी नहीं हुई थी। मिस्टर अर्जुन, क्या आप निश्चित हैं? रजत शेनॉय ने गंभीरता से पूछा। अर्जुन ने कहा, मुझे यकीन है। मुझे पता है कि तुम किस बात को लेकर चिंतित हो। 5 साल पहले जो हुआ था वह फिर कभी नहीं दोहराया जाएगा। अब कोई भी स्वर्गीय न्याय समूह को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हें बस इस पर मुझ पर भरोसा करना होगा। रजत शेनॉय केवल सिर हिलाकर फोन काट सके। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद अर्जुन बालकनी से बाहर निकलने ही वाले थे कि उन्हें एहसास हुआ कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रही है। अर्जुन, क्या आप अपने टॉमसन कॉन्डोमिनियम में हैं? मैं सामान देने आया हूँ। मैं 5 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। तभी अर्जुन को एहसास हुआ कि जिन परिवार नीलामी की वस्तुएं भेज रहा होगा। दोनों लड़कियों की जांच करने के बाद वह अपार्टमेंट से बाहर चला गया। जब वह टॉमसन कॉन्डोमिनियम की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने बाहर 2 कुरियर वालों को इंतजार करते देखा, जिनमें से एक जिनकियान था। जब जिनकियान ने अर्जुन को देखा तो उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उस दिन से उसे जो धड़कन महसूस हो रही थी वह अचानक फिर से उभर आई। एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में वह कभी किसी से इतना डरता नहीं था। उसने खुद देखा था कि इस व्यक्ति ने एक ग्रैंड मास्टर को उतनी ही आसानी से मार डाला जितनी आसानी से एक मुर्गे को मार दिया जाता है। नमस्ते मिस्टर अर्जुन, मैं जिनकियान हूँ। मुझे पता है। सामान अंदर ले आओ। अर्जुन ने दरवाजा खोला और उन दोनों की ओर इशारा किया। ठीक है ठीक है। कुछ ही देर बाद जिनकियान और दूसरे कुरियर ने सामान घर के अंदर पहुंचाया। फिर उन्होंने एक डिब्बा निकाला और उसे सावधानी से अर्जुन को सौंप दिया। श्री अर्जुन, कृपया एक नज़र डालें। वहां पर बड़े बॉक्स में 100 जड़ी बूटियों की कड़ाही है, जबकि इस बॉक्स में सितारों के आंसू हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अर्जुन ने डिब्बा खोला और सितारों के आंसुओं पर नजर डाली। इसमें कोई समस्या नहीं थी, इसलिए वह जमीन पर रखे उस बड़े डिब्बे के पास गया। जब उसने धीरे से अपनी हथेली बक्से पर रखी तो वह टूट गया।
ये देखकर जिन कियान और दूसरे व्यक्ति ने अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट लिया। 100 हर्ब कॉल्ड्रॉन की खासियत के कारण इसकी पैकेजिंग सबसे मजबूत TS003 टाइटेनियम सामग्री से बनी थी। इसे खोलने के लिए चाबी की जरूरत थी, फिर भी श्री अर्जुन ने बस अपनी हथेली से बॉक्स को तोड़ दिया था। ये बहुत हिंसक और शक्तिशाली था। जब अर्जुन ने 100 जड़ी बूटियों से भरी कढ़ाई देखी तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह इस चीज का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। इस गोली के बर्तन के साथ उसकी गोली शोधन क्षमता 100 गुना अधिक हो जाएगी और उन गोलियों का औषधीय प्रभाव भी कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही इससे उनकी साधना की गति में वृद्धि और सुधार होगा। अर्जुन ने दोनों व्यक्तियों की ओर हाथ हिलाया और कहा, वस्तुओं में कोई समस्या नहीं है, इसलिए आप अब जा सकते हैं। जिन कियान ने दूसरे व्यक्ति को पहले जाने के लिए कहा और फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने धीरे से कहा, मिस्टर अर्जुन, मिस जिन ने मुझे आपके लिए एक संदेश लाने के लिए कहा है। ओह, आगे बढ़ो। अर्जुन उत्सुक था। जियांग परिवार ने नीलामी में मौजूद सभी लोगों की जांच भी शुरू कर दी है। संदिग्धों की सूची में आपका नाम आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। भले ही वे शायद ठोस सबूत न खोज पाएं, लेकिन जियांग युवानली एक ऐसा व्यक्ति है जो अपराधी को जाने देने के बजाय हजारों निर्दोष लोगों की हत्या कर सकता है। मिस जिन को चिंता है कि जियांग युवानली मिस्टर अर्जुन पर कोई चाल चलेगा, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि मिस्टर अर्जुन कुछ समय के लिए रिवर सिटी छोड़ देंगे। मिस जिन ने पहले ही एक निजी जेट की व्यवस्था कर दी है। अगर श्री अर्जुन इस व्यवस्था के लिए सहमत हैं, तो हम आपको तुरंत हैनान भेज देंगे। चिंता मत करो, ये छुट्टी की तरह आरामदायक होगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जिन कियान से कहा, मिस जिन को धन्यवाद देने में मेरी मदद करो। मैं उनकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं रिवर सिटी नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में ये सबसे अच्छा होगा कि जियांग युवानली व्यक्तिगत रूप से मुझसे निपटने के लिए आए। जब जिन कियान ने आखिरी वाक्य सुना तो उसने गहरी सांस ली। उसका दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर जैकहैमर से प्रहार किया गया हो। क्या श्री अर्जुन को ग्रैंड मास्टर रैंकिंग के विशेषज्ञ जियांग युवानली से डर नहीं लगता था? क्या उसे यह समझ नहीं आया कि जियांग परिवार कितना भयानक था? श्री अर्जुन वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन जिस ग्रैंड मास्टर को उन्होंने मारा वह जियांग युवानली से बिल्कुल अलग था। श्री अर्जुन, कृपया 2 बार सोचें, जिन कियान ने चिंतित होकर कहा। अर्जुन ने दरवाजा खोला और आंखों से इशारा किया, इसलिए जिन कियान के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वैसे भी जिन परिवार ने अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया था। ये श्री अर्जुन ही थे जिन्होंने इस अवसर का लाभ नहीं उठाया। सबके चले जाने के बाद अर्जुन ने एक हाथ से 100 जड़ी बूटियों वाली कड़ाही उठाई और उसे उचित स्थान पर रख दिया। फिर उसने पुण्य परोपकार हॉल से खरीदी गई जड़ी बूटियां निकाली और उन्हें उसमें डाल दिया। उसने आग जलाई और गोली को परिष्कृत करने के लिए उसे अपनी सच्ची क्यूई से ढक दिया। इस बार वह एज योर स्पिरिट पिल नामक एक तृतीय श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने जा रहे थे। गोलियों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक श्रेणी को 9 पैटर्नों में विभाजित किया गया। एज योर स्पिरिट पिल को साधना की गति बढ़ाने वाली गोली के रूप में जाना जाता था। ये साधक को उनकी बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती थी। अगर 9वें स्तर का आत्मा खोलने वाला क्षेत्र विशेषज्ञ इसे खा लेता है, तो वह तुरंत क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। एज योर स्पिरिट पिल की सहायता से अर्जुन को विश्वास था कि वह अपेक्षाकृत कम समय में क्यूई परिवर्तन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए प्रत्येक कदम सावधानी से उठाना पड़ता था। उसका हृदय पानी की तरह शांत था और उसके हृदय में कोई विचलित करने वाला विचार नहीं था। एक बार जब वह उत्तेजित हो गया और अपनी भावनाओं या विचारों पर नियंत्रण खो बैठा, तो गोली निश्चित रूप से असफल हो जाएगी। एक अज्ञात समयावधि के बाद पूरा अपार्टमेंट एक समृद्ध औषधीय सुगंध से भर गया। 100 जड़ी बूटी वाला कढ़ाई तो हल्की लाल रोशनी भी उत्सर्जित कर रहा था। अचानक 100 जड़ी बूटियों की कड़ाही से एक औषधि की गोली की आभा निकली। इस शक्तिशाली आभा को महसूस करते हुए अर्जुन खुश हो गया। वह सफल हो गया था। अर्जुन ने गोलियों के अत्यधिक तापमान की परवाह न करते हुए उन्हें कड़ाई से बाहर निकाल लिया। बहुत जल्द ही उन्हें पता चला कि कुल 10 औषधीय गोलियों में से 6 बेकार थीं। सौभाग्यवश उनमें से 4 को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया गया। जब उसने 4 एज योर स्पिरिट पिल्स की जांच की तो अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। इनमें से 2 वास्तव में तीसरी श्रेणी की 7 पैटर्न वाली गोलियां थीं। ये बहुत बढ़िया था। अर्जुन मानसिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं था और ईमानदारी से कहूं तो वह कुछ तीसरी श्रेणी की 3 पैटर्न वाली गोलियों से संतुष्ट हो जाता। आखिरकार इन औषधीय जड़ी बूटियों को उच्च श्रेणी का नहीं माना जाता था। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें सामग्री के रूप में उपयोग करते हुए 7 पैटर्न वाली औषधीय गोली को परिष्कृत करना असंभव था। ये हो सकता है। अर्जुन की नज़र 100 जड़ी बूटियों वाले हंडे पर पड़ी। इस समय सिर्फ एक ही संभावना थी और वह ये कि 100 जड़ी बूटियों वाले हंडे ने जड़ी बूटियों की गुणवत्ता और शक्ति बढ़ा दी थी। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने कोई खजाना पा लिया है।
अगर इस 100 जड़ी बूटी वाले कढ़ाई को भी उस जगह पर रख दिया जाए तो भी इसे खजाना ही माना जाएगा। मैंने इससे खूब पैसा कमाया है। अध्याय 106 स्वर्गीय न्याय समूह का पुनरुद्धार भाग 1 अनुवादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद संपादक एंडलेस फैंटेसी अनुवाद अर्जुन ने सावधानीपूर्वक 2 तृतीय श्रेणी की 7 पैटर्न वाली एज और स्पिरिट गोलियों को एक डिब्बे में रखा और फिर अपनी जेब में रख लिया। स्वाभाविक रूप से अच्छी चीजों को अंत में रखना चाहिए। जहां तक अन्य 2 एज और स्पिरिट गोलियों का प्रश्न था, उसने उन्हें तुरंत खा लिया। एक पल में औषधीय सुगंध हर जगह फैल गई और शक्तिशाली ऊर्जा लगातार उसके दानतियन में टकराने लगी। मैं बस आगे बढ़ने वाला हूँ। अर्जुन बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और 9 स्वर्ग रहस्यमय सूर्य तकनीक का प्रसार किया। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी प्रबुद्ध अवस्था में प्रवेश कर गया हो। सब कुछ शब्दों से परे अद्भुत था। उसका पूरा शरीर लाल रोशनी से ढका हुआ था और उसकी शक्तिशाली आभा से जमीन कांप रही थी। कुछ ही देर बाद अर्जुन की जेब से एक काला पत्थर निकला और सीधे उसके सिर के ऊपर तैरने लगा। तभी प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में चमक उठा। तोड़ना! अर्जुन क्रोध में दहाड़ने लगे और अपने शरीर को जकड़े हुए बंधनों को तोड़ डाला। उनकी खेती तेजी से बढ़ी। आत्मा खोलने के क्षेत्र का 6ठा स्तर सफलता। हालांकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि गोलियों का औषधीय प्रभाव अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ था। दोबारा कुछ घंटों बाद उन्होंने एक और सफलता हासिल की। अगली सुबह 8 बजे अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसकी साधना का स्तर आत्मा खोलने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर पर स्थिर हो गया था। वास्तव में उन्होंने रातों रात 2 छोटे क्षेत्रों में सेंध लगा दी, जो कि अकल्पनीय था। एज और स्पिरिट पिल इतनी स्वर्ग विरोधी कब बन गई? अर्जुन हैरान था। उसने तो बस एक साधारण सी अजवान की गोली खा ली थी। इसका इतना तीव्र असर नहीं होना चाहिए था। अचानक उसने अपने सिर के ऊपर काले पत्थर को तैरते हुए देखा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काला पत्थर उसकी हथेली में आ गिरा। क्या यह इस वजह से है? अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और क्षण भर में संसार शमशान में पहुंच गए। यह अभी भी बंजर था। 100 कब्रों में से केवल एक में परिवर्तन हुआ था, जिस पर लिखा था दुष्ट मुट्ठी संप्रदाय के लुओयुनतियान। कब्र के पत्थर पर रोशनी की एक किरण चमक रही थी। रोशनी लगातार घूम रही थी, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि कब्र का पत्थर सक्रिय हो सकता है। अर्जुन को यकीन था कि अगर उसने ऐसा किया तो लुओयुनतियान उसके सामने प्रकट हो जाएगा। हालांकि चूंकि उसके पास केवल एक ही मौका था, इसलिए अर्जुन ने इसका उपयोग तब तक नहीं किया जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इस समय यही उनका एकमात्र तुरुप का पत्ता था। हुआक्सिया एक ऐसी जगह थी जहां कई छिपे हुए खतरे थे। संभावित संकट के लिए तुरुप का पत्ता बचाकर रखना बुद्धिमानी थी। उसके बाद अर्जुन ने अपने शरीर को सूंघा। रात भर साधना करने के बाद उसके शरीर से बहुत सारी अशुद्धियां निकल गई थीं और हल्की सी गंध आ रही थी। वह बाथरूम की ओर चला गया। उसी समय ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सान्या और रोशनी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता कर रही थीं। सान्या कई बार आधी रात को जाग चुकी थी, लेकिन उसने अर्जुन के वापस आने पर ध्यान नहीं दिया। वह हैरान थी कि वह कहाँ चला गया। वह पूरे दिन रहस्यमय तरीके से गायब रहा और रात को घर वापस नहीं लौटा। अचानक सान्या का फोन वाइब्रेट हुआ। आमतौर पर दिन के इस समय रिवर सिटी बिजनेस डेली से दैनिक समाचार की सुर्खियां भेजी जाती थीं। यह शायद किसी समूह के उच्च अधिकारियों का तबादला था या किसी कंपनी का विलय। ऐसी खबरों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसने लापरवाही से उस पर नजर डाली। जब उसने स्क्रीन पर शब्द देखे तो उसकी मुस्कान अचानक रुक गई और उसके हाथ में दूध से भरा गिलास जमीन पर गिर गया। पापा! सान्या की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि समाचार का शीर्षक था स्वर्गीय न्याय समूह जो 5 साल पहले गायब हो गया था, कल वापस आ जाएगा। स्वर्गीय न्याय समूह। इन शब्दों से सान्या का चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह वही निगम था जिसे अर्जुन के पिता ने अकेले ही स्थापित किया था और 5 साल पहले हुई घटना के बाद ये भी गायब हो गया था। क्या यह एक जैसे नाम का मामला हो सकता है? सान्या ने धीरे से बुदबुदाया। इसी समय रोशनी सान्या के पास आ गई। मुझे भी अभी अभी यह खबर मिली है और मैंने पुष्टि की है कि यह वही नाम नहीं है। ये 5 साल पहले का हेवनली जस्टिस ग्रुप है। पंजीकृत पता बिल्कुल वही है और सबसे अजीब बात यह है कि हेवनली जस्टिस ग्रुप का कानूनी मालिक ये चोन है। ये कहते हुए रोशनी ने अर्जुन के कमरे की ओर देखा। क्या यह आदमी उसकी मां के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था, या वह रिवर सिटी के पूरे इलाके के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहा था? क्या सचमुच उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त शक्ति और प्रभाव था? इसके अलावा हेवनली जस्टिस ग्रुप नाम भी बहुत संवेदनशील था। सान्या, कल रिवर सिटी में चीजें बहुत दिलचस्प हो सकती हैं। रिवर सिटी के चू परिवार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई थी। 80 वर्ग मीटर आकार के एक पारिवारिक बैठक कक्ष में 15 लोग बैठे थे। ये 15 लोग चू परिवार के मुख्य सदस्य थे और शरण्या उनमें से एक थी। वह अपने फोन पर समाचार देख रही थी और उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था।
स्वर्गीय न्याय समूह वापस आ गया था। कैसे? क्यों? इसके अलावा क्या अर्जुन मरा नहीं था? ये सब संयोग नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति हेवनली जस्टिस ग्रुप नाम से कंपनी पंजीकृत करने की हिम्मत नहीं करेगा। 5 साल पहले क्लाउड लेक मैनर में आयोजित वह भोज रिवर सिटी के असंख्य लोगों के लिए दुर्स्वप्न था। यद्यपि वह बड़ा शख्स कैपिटल सिटी लौट आया था, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव अभी भी बना हुआ था। जो कोई भी स्वर्गीय न्याय समूह को पुनर्जीवित करने का साहस कर रहा था, वह मौत को आमंत्रित कर रहा था। उसने अपना फोन कसकर पकड़ लिया। उसे इंटरनेट पर अर्जुन की कोई तस्वीर नहीं मिली थी, लेकिन उसका परिवार पहले से ही इस मामले की जांच कर रहा था। उन्हें ये जानने में अधिक समय नहीं लगा कि क्या हो रहा है। सब लोग शांत हो जाओ। जांच के नतीजे सामने आ चुके हैं। अर्जुन, जो उद्योग और वाणिज्य ब्यूरो के तहत हेवनली जस्टिस ग्रुप के कानूनी मालिक के रूप में पंजीकृत है, वह मल्होत्रा परिवार का बेकार सदस्य होना चाहिए जो 5 साल पहले ईस्ट कॉइन लेक में गिर गया था। ये पंजीकरण के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर है। बोलने वाले व्यक्ति शरण्या के पिता चू झेंगियान थे। आज सुबह जब उन्होंने ये समाचार देखा तो उन्होंने तुरंत एक आपातकालीन पारिवारिक बैठक बुलाई। शरण्या ने अपना सिर उठाया और जब उसने बड़ी स्क्रीन पर फोटो देखी तो उसकी खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ अकल्पनीय देखा हो। क्या वह रॉयल क्लब का वेटर नहीं था? क्या वह सचमुच अर्जुन था? ये कैसे संभव हुआ? मल्होत्रा परिवार का वह कूड़ा कचरा कैसे प्राचीन मार्शल आर्टिस्ट बन गया? वह कमजोर व्यक्ति आत्मविश्वास से पूर्ण व्यक्ति में कैसे परिवर्तित हो गया? चू झेंगियान ने अपनी बेटी के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया और आगे कहा, स्वर्गीय न्याय समूह का अचानक प्रकट होना ही डरावना नहीं है। डरावनी बात यह है कि स्वर्गीय न्याय समूह की इमारत वही है जहां कभी किंगहे समूह की इमारत हुआ करती थी। किंगहे ग्रुप के झेंग जिंगमिंग की कुछ दिन पहले मौत हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दी है कि यह एक आग दुर्घटना थी, जिस पर मैंने पहले तो यकीन कर लिया था, लेकिन अब जब यह घटना हुई है तो कहानी में कुछ और भी है। यह शायद हेवनली जस्टिस ग्रुप द्वारा बदला लेने का नतीजा था। इसके अलावा किंगहे समूह के पतन का मतलब है कि कियाओ झेंगहू के साथ कुछ हुआ है। इस प्रकार मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि स्वर्गीय न्याय समूह लाशों के ढेर पर बनाया गया था। अब हमें केवल एक ही बात पता लगानी है और वह ये कि स्वर्गीय न्याय समूह के पीछे कौन है। इस समय शरण्या का दिमाग शून्य हो गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी अदृश्य मूर्ति से उसका दिल दहल रहा हो, क्योंकि वह जवाब जानती थी। ये वही अर्जुन था जिसे उसने तब कूड़ा कहा था। अध्याय 107 स्वर्गीय न्याय समूह का पुनरुद्धार भाग 2। चू झेंगियान ने देखा कि उसकी बेटी का चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। चिंतित होकर उसने पूछा, शूरान, क्या हुआ? तुम खोई हुई लग रही हो। क्या तुम्हें कल पर्याप्त नींद मिली? पिताजी, मैं ठीक हूँ। शरण्या ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। और ठीक है, मैं उस मामले को कैसे भूल सकता हूँ। उस समय अर्जुन की तुम में रुचि थी, है ना? मैंने सुना है कि उसने सबके सामने तुम्हारे सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। तुमने उस समय सही काम किया था। ऐसा कोई व्यक्ति हमारे चू परिवार का हिस्सा बनने के योग्य कैसे हो सकता है? अर्जुन को शायद कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्वर्गीय न्याय समूह को नियंत्रित कर रहा हो, या फिर लोगों की एक टीम हो। अपनी बात पूरी करते करते अचानक उसका फोन बज उठा। फिर वह फोन उठाने के लिए कमरे की तरफ चला गया। 1 मिनट बाद चू झेंगियान मुस्कुराते हुए लौटा और सभी से कहा, मामले की जांच की गई है। अर्जुन के पीछे का व्यक्ति नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन का रजत शेनॉय है। हेवनली जस्टिस ग्रुप की पूरी प्रबंधन टीम रजत शेनॉय द्वारा स्थापित की गई थी। ऐसा कहने के बाद मुझे याद आता है कि रजत शेनॉय पहले अंतिम चरण के कैंसर से पीड़ित था। वह अभी भी जीवित कैसे है? लगता है बीमारी की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। उसने हेवनली जस्टिस ग्रुप का नाम फिर से जगाने की भी हिम्मत की है। बस देखो कल क्या होता है। रिवर सिटी में कोई भी दिमाग वाला व्यक्ति उसका समर्थन करने नहीं जाएगा। उसी समय पल रिवर विला में रोशनी की मां ने भी स्वाभाविक रूप से यह खबर सुन ली थी। कल जो हुआ उसके बारे में सोचकर वह अभी भी सदमे में थी। उसने सक्सेना परिवार की सेनाओं से अर्जुन के पिछले 5 सालों के जीवन की जांच करने को कहा था। हालांकि किसी कारण से वे हुआक्सिया के डेटाबेस और उनके सूचना नेटवर्क के माध्यम से खोज करने के बाद भी अर्जुन के बारे में कोई खबर नहीं पा सके। पिछले 5 वर्षों में ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन पृथ्वी से गायब हो गया हो। इस समय वह सक्सेना परिवार द्वारा स्वर्गीय न्याय समूह पर एकत्रित की गई जानकारी को दिलचस्पी से देख रही थी और व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अर्जुन, अरे अर्जुन, तुम सच में अज्ञानी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सक्सेना परिवार की स्थिति को हिला सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम एक प्राचीन मार्शल कलाकार हो और स्वर्गीय न्याय समूह की स्थापना की है? ऐसा लगता है कि तुम सपनों और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकते। भले ही रजत शेनॉय की मदद हो, भले ही आप बहुत मजबूत हो, तो क्या हुआ? सक्सेना परिवार को आपके सपनों को नष्ट करने के लिए बस एक उंगली हिलाने की जरूरत है। जियाजुन, उसने अचानक पुकारा।
सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके पास आया और आदरपूर्वक बोला, मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रोशनी की माँ ने अपने हाथों में पकड़े हुए दस्तावेज कूड़ेदान में फेंक दिए और ठंडे स्वर में कहा, एक संदेश भेजो। कल रिवर सिटी का हेवनली जस्टिस ग्रुप अपना कारोबार शुरू करेगा। जब तक तुम हेवनली जस्टिस ग्रुप को फूलों की टोकरी या स्वागत उपहार भेजोगे, चाहे वह कंपनी हो या व्यक्ति, तुम सक्सेना परिवार के दुश्मन बन जाओगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के चेहरे के भाव बदल गए। वह इस कंपनी को पूरी तरह से नष्ट करने और इसे एक मृत अंत तक ले जाने की कोशिश कर रही थी। सक्सेना परिवार के अधिकार और प्रभाव को देखते हुए कौन उनका समर्थन करने की हिम्मत करेगा। शायद कोई भी कल सुबह स्वर्गीय न्याय समूह के उद्घाटन समारोह में आने की हिम्मत नहीं करेगा। उस समय यह इतिहास का सबसे अपमानजनक उद्घाटन समारोह बन गया। उन्हें व्यापार करने के लिए एक भी भागीदार नहीं मिल पाया और संभवतः रिकॉर्ड समय में ही बंद हो गया। सुबह सुबह रिवर सिटी के लगभग सभी परिवार और व्यवसाय हेवनली जस्टिस ग्रुप के बारे में जानते थे। शुरुआत में सभी परिवार और कंपनियां सिर्फ तमाशा देख रही थीं, लेकिन दोपहर तक स्थिति पूरी तरह बदल गई जब जियांगन प्रांत के ज़िया फाइनेंशियल ग्रुप के प्रभारी व्यक्ति ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी कल हेवनली जस्टिस ग्रुप का समर्थन करेगा, वह ज़िया फाइनेंशियल ग्रुप का दुश्मन बन जाएगा और उसके व्यापारिक संबंध तोड़ दिए जाएंगे। इस घटना से रिवर सिटी में भारी हंगामा मच गया। जियांगन प्रांत के शीर्ष परिवारों में से एक स्वर्गीय न्याय समूह को खत्म करना चाहता था। 5 साल पहले हेवनली जस्टिस ग्रुप को कैपिटल सिटी के एक बड़े शख्स ने कुचल दिया था और अब एक अन्य प्रमुख गुट ने आधिकारिक रूप से फिर से खुलने से पहले ही उन पर निशाना साध लिया था। सभी को स्वर्गीय न्याय समूह और अर्जुन के प्रति सहानुभूति थी, क्योंकि उनका मानना था कि सक्सेना परिवार की ताकत के सामने अर्जुन के पास कोई मौका नहीं था। रात में चीजें हाथ से निकल गईं, क्योंकि चू परिवार ने भी वही बयान जारी किया। इसके तुरंत बाद रिवर सिटी के शेष 3 परिवारों, झाओ परिवार, लू परिवार और वान परिवार ने भी इसी तरह का रुख व्यक्त किया। कोई भी कंपनी या व्यक्ति जो कल हेवनली जस्टिस ग्रुप के स्वागत समारोह में भाग लेने का साहस करेगा, वह सभी 5 परिवारों को अपमानित करेगा। इस मामले ने नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन को भी प्रभावित किया, जिसका निवेशकों ने बहिष्कार कर दिया और उसके शेयर की कीमत में भारी गिरावट आई। रजत शेनॉय की संपत्ति 1/3 घटी। यहाँ तक कि कई व्यापारियों और व्यक्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हेवनली जस्टिस ग्रुप को रिवर सिटी से बाहर जाने को कहा। स्वर्गीय न्याय समूह रिवर सिटी में सबसे गर्म विषय बन गया। जो लोग इस स्थिति से परिचित नहीं थे, वे इस बात को लेकर काफी उत्सुक थे कि एक नवस्थापित कंपनी ने इतने बड़े लोगों को कैसे नाराज कर दिया। रात में टॉमसन कॉन्डोमिनियम की सबसे ऊपरी मंजिल पर अर्जुन अपनी सफलताओं के बाद अच्छे मूड में था। पूरे समय उसका फोन बंद रहा। शाम 7 बजे जब उन्होंने अपना फ़ोन चालू किया तो पाया कि उसमें 80 से अधिक मिस्ड कॉल थीं। सान्या, रोशनी, रजत शेनॉय, राजवीर राणा, भव्य सिंह और कुछ अन्य लोगों ने कई बार फ़ोन किया। कुछ अज्ञात नंबर भी थे। क्या हो रहा है? क्या दुनिया का अंत आ गया है या कुछ और? अर्जुन ने खुद से पूछा। तभी रजत शेनॉय ने दोबारा फ़ोन किया। अर्जुन ने उत्तर बटन दबाया और शीघ्र ही उसे लाइन के दूसरी ओर रजत शेनॉय की चिंतित आवाज़ सुनाई दी। मिस्टर अर्जुन, आपने आखिरकार फ़ोन उठा लिया। क्या गलत? श्री अर्जुन, कुछ बड़ा हुआ है। जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार और रिवर सिटी के 4 प्रमुख परिवारों ने संयुक्त रूप से हेवनली जस्टिस ग्रुप का बहिष्कार करने की घोषणा की है। न केवल कल का उद्घाटन समारोह प्रभावित होगा, बल्कि भविष्य में हमारा व्यवसाय भी प्रभावित होगा। यहाँ तक कि नॉर्थ नेम कॉरपोरेशन के शेयर की कीमत भी गिर गई है। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रोशनी की माँ इतनी दूर तक जाएगी। बहिष्कार? अर्जुन, हम उद्घाटन समारोह किसी और तारीख पर क्यों नहीं करते? कल हमारा समर्थन करने के लिए कोई भी स्वागत उपहार भेजने वाला नहीं होगा। मैंने शुरू में कुछ दोस्तों को हमारा समर्थन करने के लिए बुलाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। अगर हम ऐसा ही करते रहे तो हेवनली जस्टिस ग्रुप कल रिवर सिटी और यहाँ तक कि पूरे देश में हंसी का पात्र बन जाएगा। तारीख बदलो, अर्जुन ने उपहास किया। क्यों? अगर वे बहिष्कार करना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने दो। जब समय आएगा तो वे हमारे उत्पाद खरीदने के योग्य नहीं होंगे। किसी को उन सभी कंपनियों और परिवारों का रिकॉर्ड रखने के लिए नियुक्त करें जिन्होंने हमारा बहिष्कार किया है और फिर हमारी आधिकारिक वेबसाइट पर एक घोषणा करें। ये लोग भविष्य में हेवनली जस्टिस ग्रुप के उत्पादों को खरीदने या उपयोग करने के योग्य नहीं हैं। लेकिन अब हमारे पास कोई उत्पाद नहीं है। रजत शेनॉय रोना चाहता था। होगा, मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम सच में तारीख नहीं बदलोगे? कल बहुत दुखद होगा। वे सब हमें मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहे हैं। रजत शेनॉय को अर्जुन को समझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अर्जुन ने जो 3 शर्तें उससे उस समय रखी थीं, वे पूरी नहीं हुईं। इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय न्याय समूह शुरू से ही बर्बाद हो गया था।
अध्याय 108 उद्घाटन समारोह भाग 1। अर्जुन की आंखें खिड़की से बाहर देखने लगीं और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इस समय के दौरान कड़ी मेहनत की है। जल्दी आराम करें और बाकी काम मुझ पर छोड़ दें। मैं न केवल चाहता हूं कि हेवनली जस्टिस ग्रुप योजना के अनुसार खुले, बल्कि मैं चाहता हूं कि यह धमाकेदार तरीके से खुले। फ़ोन रखने के बाद अर्जुन ने तुरंत शंकर बंसल और राजवीर राणा के फ़ोन का जवाब दिया। मूलतः वे सभी कल को लेकर चिंतित थे। राजवीर राणा ने अर्जुन से ये भी पूछा कि क्या उसे कल व्यक्तिगत रूप से आना होगा, लेकिन अर्जुन ने उसे अस्वीकार कर दिया। राजवीर राणा की पहचान बहुत खास थी। पूरे जियांगनान प्रांत में कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। बेहतर यही था कि वह अभी अंधेरे में ही रहे। इतने छोटे से मामले से निपटने के लिए उन्हें राजवीर राणा की सहायता की आवश्यकता नहीं थी। इसी दौरान उसे एक और कॉल आया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह एक अपरिचित आवाज़ थी। फ़ोन पर दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने सिर्फ इतना पूछा, क्या श्री अर्जुन के हेवनली जस्टिस ग्रुप का कल उद्घाटन समारोह है? अर्जुन ने हाँ में जवाब दिया और फिर फ़ोन रख दिया। अर्जुन ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और ग्रैंड सिटी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में वापस आ गया। इन दो लड़कियों ने मिस्ड कॉल से उसका फ़ोन लगभग उड़ा दिया था, लेकिन कुछ बातें व्यक्तिगत रूप से समझाना बेहतर था। जब दरवाज़ा खुला तो उसने देखा कि रोशनी वहीं बैठी है और उसे दिलचस्पी से देख रही है। आप वापस आ गए हैं? हाँ। क्या स्वर्गीय न्याय समूह सचमुच आपका है? रोशनी खड़ी हुई और अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन ने सिर हिलाकर स्वीकार किया। रोशनी ने अपने लाल होठों को काटा और बहुत देर तक हिचकिचाते हुए कहा, मुझे खेद है। मैं अपनी मां के कार्यों के लिए क्षमा चाहती हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह सक्सेना परिवार के प्रभाव का इस्तेमाल करके हेवनली जस्टिस ग्रुप को धमकाएगी। मैंने उसे कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसने मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। मुझे सच में खेद है। रोशनी ने खुद को दोषी ठहराया। जब उसे पता चला कि सक्सेना परिवार ने हस्तक्षेप किया है, तो वह फ़ोन पर उससे बहस करने लगी। उसकी मां की बस एक ही मांग थी। अगर रोशनी सक्सेना परिवार के पास लौटने को तैयार हो जाए, तो वह तुरंत सब कुछ वापस ले सकती थी। उस समय वह वास्तव में हाँ कहना चाहती थी। हालांकि जब उसने इस तथ्य के बारे में सोचा कि वह वापस लौटने के बाद कभी नहीं जा पाएगी, तो वह डर गई और पीछे हट गई। अर्जुन ने रोशनी के माफ़ी भरे चेहरे को देखा और मजाक में कहा, तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम क्यों दोषी महसूस कर रही हो? अगर तुम सच में दोषी महसूस कर रही हो, तो तुम मुझे दिलासा देने के लिए मुझे एक चुंबन क्यों नहीं देती? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, रोशनी झुक गई। उसकी खुशबू उसके नथुनों में घुस गई और उसके नम होठों ने अर्जुन के गालों को चूम लिया। क्या अब तुम संतुष्ट हो? उसकी आवाज़ सेक्सी और कामुक थी। अर्जुन एकदम हैरान रह गया। वह तो बस मजाक कर रहा था। उसने अपने गाल को छुआ और रोशनी की ओर देखा, जो शर्मा रही थी और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मां को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता? रोशनी ने सिर हिलाया। अर्जुन इतना जिद्दी क्यों था? क्या इस समय भी दिखावा करने की जरूरत थी? अर्जुन, तुम उद्घाटन समारोह को आगे क्यों नहीं बढ़ा देते? ये कल ही होना जरूरी नहीं है। इस घटना के बाद भी हम इसे कर सकते हैं। अर्जुन ने कंधे उचकाए और अपने कमरे में लौट गया। लिविंग रूम में सिर्फ रोशनी ही बची थी। उसने कसकर बंद दरवाजे की तरफ देखा और आह भरी। अर्जुन, मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आता है। सक्सेना परिवार के खिलाफ लड़ने से सिर्फ मौत ही हाथ लगेगी। अगली सुबह 8 बजे हेवनली जस्टिस ग्रुप के भवन के प्रवेश द्वार पर लाल कालीन बिछा दिया गया था और प्रवेश द्वार के चारों ओर सजावट काफी उत्सवपूर्ण थी। रजत शेनॉय चेहरे पर अजीब भाव लिए दरवाजे पर खड़े थे। बाहर बहुत से लोग खड़े थे, लेकिन इन लोगों का अंदर आकर उनका समर्थन करने का कोई इरादा नहीं था। वे स्पष्ट रूप से तमाशा देखने के लिए यहाँ आए थे। उसने समय देखा और पाया कि अर्जुन अभी तक नहीं आया है। क्या वह कोई परेशानी खड़ी करने की कोशिश कर रहा था? ये कंपनी उसकी थी। अगर कानूनी मालिक नहीं आता तो यह मामला और भी शर्मनाक हो जाता। यदि अर्जुन ने उसे नहीं बचाया होता और उसकी 3 शर्तें नहीं मानी होती, तो भले ही उसे पीट कर मार डाला गया होता, फिर भी उसने स्वर्गीय न्याय समूह की शुरुआत नहीं की होती। रजत शेनॉय अभी भी बहुत जिम्मेदार थे। उन्होंने कुछ खूबसूरत रिसेप्शनिस्टों को सड़क के किनारे पर्चे बांटने के लिए रखा ताकि लोगों को आकर्षित किया जा सके। हालांकि 10 मिनट के बाद भी कोई भी प्रवेश द्वार के पास एक कदम भी नहीं बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्गीय न्याय समूह को दुनिया ने तिरस्कृत कर दिया हो। कुछ ही देर बाद उसने अंततः एक संदेश भेजा। तभी एक मध्यम आयु वर्ग का सूट पहने व्यक्ति एक पर्चा लेकर रजत शेनॉय की ओर बढ़ा। रजत शेनॉय के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया और उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। यूचेंग, हाँ, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद करोगे। अधेड़ उम्र के इस व्यक्ति का नाम शिवेंद्र चौहान था और वह शिंटियन ग्रुप के संस्थापक थे।
रजत शेनॉय के साथ उनकी दोस्ती 10 साल से भी ज्यादा समय से थी। 2008 में वित्तीय संकट के दौरान उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की थी, इसलिए वे बहुत करीबी दोस्त बन गए थे। इसलिए रजत शेनॉय को पता था कि दूसरा पक्ष निस्संदेह उनका समर्थन करने के लिए यहाँ है, या ऐसा उनका मानना था। पापा। जैसे ही रजत शेनॉय शिवेंद्र चौहान से हाथ मिलाने वाले थे, कुछ हुआ। शिवेंद्र चौहान ने बहुत ही निराश होकर रजत शेनॉय का हाथ झटक दिया और फ्लायर को दूर फेंक दिया। रजत शेनॉय दंग रह गए। द्वितीय। शिवेंद्र चौहान ने आह भरी। है हुआ, हम इतने सालों से भाई हैं। मेरी सलाह है कि तुम अभी ये तमाशा बंद करो। तुम्हारी कंपनी के शेयर पहले ही काफी गिर चुके हैं। तुम अब भी उस बेकार मल्होत्रा परिवार की मदद क्यों कर रहे हो? हेवनली जस्टिस ग्रुप ऐसी चीज है जिसमें तुम्हें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। रजत शेनॉय जैसे ही बोलने वाले थे, उन्होंने देखा कि सूट पहने अर्जुन धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अपने दिल में गुस्से को दबा लिया और अर्जुन की ओर चल पड़े। मिस्टर अर्जुन, आप अंततः यहाँ आ गए। अर्जुन ने रजत शेनॉय के कंधे पर थपथपाया। जब शिवेंद्र चौहान ने सुना कि रजत शेनॉय ने अर्जुन को किस तरह संबोधित किया तो उनकी भौहें तन गईं। रजत शेनॉय, तुम बीमार हो या बेवकूफ? तुम एक कूड़े के टुकड़े के प्रति इतना सम्मान क्यों दिखा रहे हो? रजत शेनॉय अब अपना गुस्सा नहीं दबा पाए और पलटकर शिवेंद्र चौहान की तरफ इशारा किया। शिवेंद्र चौहान, अगर तुम आज मेरा समर्थन करने आए होते तो मैं तुम्हें तहे दिल से धन्यवाद देता, लेकिन तुम यहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने और हमें नीचे गिराने आए हो। चले जाओ, जितना हो सके मुझसे दूर चले जाओ। रजत शेनॉय, मैं तुम्हें दयालुता से मनाने आया था, फिर भी तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। जियांगन प्रांत के सक्सेना परिवार और रिवर सिटी के 4 प्रमुख परिवारों ने पहले ही हेवनली जस्टिस ग्रुप का बहिष्कार कर दिया है। तुम्हारा साथ देने की हिम्मत कौन करेगा? तुम्हारी जिद तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं तुम्हें एक आखिरी सलाह दूंगा। अपने और हेवनली जस्टिस ग्रुप और मल्होत्रा परिवार के इस बेकार आदमी के बीच एक सीमा रेखा खींचो, जिसे मर जाना चाहिए था। अन्यथा तुमने अपनी पूरी जिंदगी जिसके लिए काम किया है, वह तुम्हारी आंखों के सामने गायब हो जाएगा। शिवेंद्र चौहान का चेहरा लाल हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मल्होत्रा परिवार के इस घटिया आदमी ने रजत शेनॉय को कौन सी नशीली दवा खिला दी है। रजत शेनॉय, अगर तुम जिद्दी बने रहे तो हम इस साल जिन 3 परियोजनाओं पर काम किया है, वे सब रद्द कर देंगे। ये निस्संदेह जले पर नमक छिड़कने जैसा था। हेवनली जस्टिस ग्रुप पहले से ही बर्बाद हो चुका था। अगर रजत शेनॉय इसमें शामिल होता रहा तो नॉर्थ नेम कॉर्पोरेशन भी इसके साथ ही खत्म हो जाएगा। रजत शेनॉय ने तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुलाया और शिवेंद्र चौहान पर चिल्लाया, शिवेंद्र चौहान, यहाँ से चले जाओ। मैंने आखिरकार तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मुझे प्रोजेक्ट्स की परवाह नहीं है, बस चले जाओ। जब शिवेंद्र चौहान ने सुरक्षा गार्डों को आते देखा तो वह ठंडी सांस लेते हुए वहां से चले गए। अध्याय 109 उद्घाटन समारोह भाग 2। कुछ ही देर बाद वह एक युवती के पास पहुंचा। मिस चू, अब लगभग 9 बज चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ उनका समर्थन करने वाला कोई है। रिवर सिटी की बड़ी और छोटी कंपनियां और रुतबे वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। जो भी इसमें शामिल होगा वह बस मौत को दावत देगा। शरण्या ने अपनी बाहें क्रॉस करके थोड़ी को थोड़ा ऊपर उठाया। उसने अहंकार से अर्जुन की ओर देखा और बुदबुदाया, अर्जुन, अरे अर्जुन, कचरे का टुकड़ा हमेशा कचरे का टुकड़ा ही रहेगा। देखते हैं तुम इस स्थिति से कैसे निपटते हो। उसी समय रिवर सिटी के एक प्रांगण में एक बूढ़ा आदमी अपने आंगन में मुक्केबाजी के करतब दिखा रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बह रही थीं। वह बूढ़ा आदमी देवव्रत शर्मा था, जिसे अर्जुन ने पिछले दिनों बचाया था। कुछ ही दूरी पर 3 लोग खड़े थे जो उस बूढ़े आदमी पर नजर रख रहे थे। उनमें से एक उसका बेटा जो फुलू था। अन्य 2 लोग रिवर सिटी के प्रसिद्ध बड़े लोग थे। हालांकि वे लोग व्यायाम नहीं कर रहे थे, फिर भी किसी कारणवश उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। देवव्रत शर्मा ने जब अपना पंच ट्रेनिंग प्रदर्शन समाप्त किया तो किसी ने उनके लिए तौलिया लाकर उनका पसीना पोंछना चाहा। मैं खुद कर लूंगा। देवव्रत शर्मा ने तौलिया लिया और माथे से पसीना पोंछते हुए उन 3 लोगों की ओर चल पड़े। पिताजी, अब समय आ गया है। स्वर्गीय न्याय समूह का उद्घाटन समारोह जल्द ही शुरू होगा, जो फुलू ने उन्हें याद दिलाया। देवव्रत शर्मा ने सिर हिलाया और अपने सामने खड़े 2 लोगों की ओर देखा। तो मुझे बताओ, स्वर्गीय न्याय समूह ने क्या गलत किया? कुछ नहीं, ये सही है। हम इस स्थिति को सुधारने का कोई उपाय जरूर सोचेंगे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बूढ़ा आदमी स्वर्गीय न्याय समूह के कारण उन्हें इतनी सुबह यहाँ बुलाएगा। हेवनली जस्टिस ग्रुप का उन परिवारों द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था। इसका उनसे क्या लेना देना था? वे अंधेरे में थे। कौन जानता था कि हेवनली जस्टिस ग्रुप के पीछे का व्यक्ति देवव्रत शर्मा था। देवव्रत शर्मा ने नाक सिकुड़वी और तौलिया फेंक दिया। उपाय? चूंकि आप स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं?
स्वर्गीय न्याय समूह का उद्घाटन समारोह सुबह 9 बजे है। मैं आपका उपाय देखना चाहता हूँ। वे दोनों क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए और फिर तेजी से आंगन से बाहर भाग गए तथा देवव्रत शर्मा की नजरों से ओझल हो गए। पिताजी, क्या अर्जुन वाकई इसके लायक है? अगर हम हेवनली जस्टिस ग्रुप का समर्थन करते हैं तो इससे सक्सेना परिवार के साथ हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, जो फुलू ने कहा। देवव्रत शर्मा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उनकी धुंधली आंखों में रोशनी की एक झलक दिखाई दी। फुलू, लोगों को परखने की तुम्हारी क्षमता में सुधार क्यों नहीं हुआ? तुमने उस दिन अस्पताल में उसके साथ मुकाबला किया था। वह मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर है न? ये सही है पिताजी, देवव्रत शर्मा ने आगे कहा। आपने उनकी मार्शल आर्ट की ताकत देखी है और मैंने उनके अथाह चिकित्सा कौशल को देखा है। कुल मिलाकर वह किसी भी ग्रैंड मास्टर से कहीं ज्यादा भयानक है। एक अद्वितीय प्रतिभा जो चिकित्सा और मार्शल आर्ट दोनों का अभ्यास करती है, निश्चित रूप से असाधारण है। अगर हम आज पक्ष नहीं लेते हैं तो हमें भविष्य में ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या हुआ अगर हम सक्सेना परिवार से संबंध तोड़ लें? क्या उन्हें वैसे भी हमारा सहयोगी माना जा सकता है? मैं समझता हूँ। क्या तुमने फूलों की टोकरी तैयार कर ली है जिसे तैयार करने के लिए मैंने तुम्हें कहा था? मैं तैयार हूँ, ये कार में है। अच्छा, चलो अब चलते हैं। ये हमारे जो परिवार का भाग्य बदलने का सबसे महत्वपूर्ण दिन हो सकता है। हेवनली जस्टिस ग्रुप। सुबह ठीक 9 बजे अर्जुन, रजत शेनॉय और अन्य लोग दरवाजे पर खड़े थे। फिर भी कोई नहीं आया। बाहर पहले से ही कुछ मीडिया आउटलेट्स मौजूद थे जो इस मुद्दे पर रिपोर्ट करने के लिए तैयार थे। उन्होंने पहले से ही इस अवसर के अनुरूप अपमानजनक शीर्षक तैयार कर रखे थे। हेवनली जस्टिस ग्रुप रिवर सिटी के इतिहास में बंद होने वाला सबसे तेज निगम हो सकता है। स्वर्गीय न्याय समूह का उद्घाटन समारोह इतना ठंडा था कि किसी ने एक अच्छी सी फूलों की टोकरी भी नहीं भेजी। रिवर सिटी का शर्मनाक हॉल, हेवनली जस्टिस ग्रुप का उद्घाटन समारोह। बाहर खड़े शिवेंद्र चौहान ने व्यंग्यपूर्वक शरण्या से कहा, मिस चू, हमें यहाँ और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई नहीं आएगा। शरण्या ने सिर हिलाया। रिवर सिटी की सुबहें काफी ठंडी होती थीं। उसने इतने लंबे समय तक सिर्फ इसलिए इंतजार किया था क्योंकि वह अर्जुन को बेवकूफ बनते देखना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि अब और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। शाम के अखबारों में आज के शर्मनाक उद्घाटन समारोह के बारे में जरूर होगा। जैसे ही वह मुड़कर जाने वाली थी, उसने दूर से 2 सुंदर आकृतियां दिखाईं। उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथ में फूलों की एक टोकरी पकड़ी हुई थी। रोशनी और सान्या, वे यहाँ क्यों हैं? क्या वे स्वर्गीय न्याय समूह का समर्थन कर रहे हैं? इन दोनों महिलाओं की उपस्थिति ने माहौल को तुरंत बदल दिया, क्योंकि जब वे रेड कारपेट पर चलीं तो वे सेलिब्रिटी जैसी दिख रही थीं। भीड़ में शोर मच रहा था और पत्रकार पागलों की तरह तस्वीरें खींच रहे थे। ये निश्चित रूप से गर्म खबर थी। रोशनी और सान्या ने हेवनली जस्टिस ग्रुप की बिल्डिंग के प्रवेश द्वार के दोनों ओर फूलों की टोकरियां रखीं। फिर उन्होंने अर्जुन को आंख मारी। छोटे चेन, क्या तुम बहुत भावुक हो? मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए नौकरी से निकाले जाने का जोखिम उठाया। अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा, सान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अब चूंकि मैग्निफिसेंट ग्रुप पर सक्सेना परिवार का कब्जा हो चुका है तो उसकी गतिविधियां निस्संदेह सक्सेना परिवार के रुख के विपरीत होंगी और वह लगभग निश्चित रूप से अपनी नौकरी खो देगी। अर्जुन मुस्कुराया। छोटी ही, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही समर्पित हो सकता हूँ। हेवनली जस्टिस ग्रुप में लोगों की कमी है। तुम अपनी पसंद का कोई भी पद चुन सकती हो। तुम्हारा वार्षिक वेतन तुम्हारे मौजूदा वेतन से 10 गुना होगा। सान्या ने अर्जुन की तरफ आंखें घुमाईं और चुपचाप उसके पास खड़ी हो गई। उसे पता था कि अर्जुन इस समय काफी दबाव में होगा, लेकिन उसके और रोशनी के समर्थन का क्या मतलब था? वे तो बस छोटी मोटी बातें थीं। तुम्हारी भक्ति कौन चाहता है? रोशनी ने भी अर्जुन की ओर देखा। मुझे उत्सुकता है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं दिख रहे हैं। क्या आपके पास कोई तुरुप का पत्ता तैयार है? अर्जुन अभी बोलने ही वाला था कि अचानक भीड़ में शोर मच गया। एक मेबैक कार धीरे धीरे प्रवेश द्वार के सामने आकर रुकी और 2 शक्तिशाली अंगरक्षक कार से बाहर निकले और कार का दरवाजा खोला। कुछ ही क्षण बाद सूट पहने एक को बड़ा आदमी कार से बाहर निकला। जब यह आदमी दिखाई दिया तो आसपास का माहौल शांत हो गया, क्योंकि यह आदमी रिवर सिटी रॉयल क्लब का प्रभारी व्यक्ति था। रिवर सिटी में हर कोई इस आदमी को जानता था। यदि कोई रिवर सिटी में शीर्ष व्यक्ति बनना चाहता है, यदि कोई वास्तव में प्रभावशाली लोगों के समूह में शामिल होना चाहता है और संबंध बनाना चाहता है, तो उसे रिवर सिटी रॉयल क्लब का सदस्य बनना होगा। ऐसा करने के लिए उन्हें उस आदमी की मंजूरी की जरूरत थी। रिवर सिटी के अनगिनत बड़े परिवार और उद्यमी जब भी इस व्यक्ति को देखते तो उन्हें आदरपूर्वक संबोधित करते थे। तभी कुछ और भी अजीब हुआ। उन्होंने देखा कि यह कुबड़ा आदमी वास्तव में अपने हाथ में फूलों की टोकरी पकड़े हुए था। वह लाल कालीन पर कदम रखते हुए प्रवेश द्वार की ओर चला गया। अरे, क्या चल रहा था?
रिवर सिटी रॉयल क्लब का प्रभारी व्यक्ति हेवनली जस्टिस ग्रुप का समर्थन क्यों करेगा? सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनकी आंखों में सदमा और डर दोनों थे। ये व्यक्ति रिवर सिटी में कई निगमों और व्यवसायों के भाग्य का फैसला कर सकता था। अध्याय 110-11 हो उद्घाटन समारोह भाग 3। रजत शेनॉय उस बड़े आदमी को देखकर दंग रह गए। वह 10 साल पहले रिवर सिटी के सबसे अमीर लोगों की श्रेणी में शामिल हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि यह व्यक्ति कौन है। पिछले कुछ वर्षों में वह अनगिनत बार रिवर सिटी रॉयल क्लब का सदस्य बनना चाहता था, लेकिन उसे केवल एक ही उत्तर मिला था, अयोग्य। हालांकि ये व्यक्ति अब व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय न्याय समूह को फूलों की टोकरी पहुंचा रहा था। ये कैसे संभव हुआ? उसने अर्जुन की ओर क्षण भर के लिए देखा। क्या यह उसका काम था? क्या उनके संबंध इस स्तर तक पहुंच गए होंगे? बड़ा आदमी फूलों की टोकरी रिसेप्शनिस्ट को देकर अर्जुन के पास गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और खुशी से कहा, हॉल मिस्टर अर्जुन, बधाई। भविष्य में स्वर्गीय न्याय समूह निश्चित रूप से समृद्ध और समृद्ध बन जाएगा। धन्यवाद, अर्जुन ने सिर हिलाकर हल्के से कहा। यह आनंद पूरी तरह मेरा है, बड़े आदमी ने हाथ हिलाते हुए कहा। इतना कहकर वह चुपचाप अर्जुन के पीछे खड़ा हो गया। होह, इतना शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति वास्तव में अर्जुन के पीछे खड़ा था। रोशनी की खूबसूरत आंखें आश्चर्य और सदमे से भरी हुई थीं। रिवर सिटी के अधिकांश महत्वपूर्ण व्यक्तियों को झुककर उसका धन्यवाद करना पड़ता। हालांकि अर्जुन ने ऐसा व्यवहार नहीं दिखाया। इसके बजाय ये बड़ा आदमी था जिसने अर्जुन के प्रति सम्मान और लगभग श्रद्धा दिखाई। ऐसा लग रहा था कि अर्जुन में जो दिख रहा था उससे कहीं अधिक था। अर्जुन क्या छिपा रहा था? भीड़ में शिवेंद्र चौहान का दिमाग खाली हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को भी स्वर्गीय न्याय समूह का समर्थन नहीं करना चाहिए था। मिस चू, क्या ऐसा हो सकता है कि हेवनली जस्टिस ग्रुप को रॉयल क्लब के मालिक का समर्थन प्राप्त है? शिवेंद्र चौहान ने कांपती आवाज में शरण्या की ओर देखा। अगर ऐसा था तो उसकी किस्मत तय थी। बड़ा आदमी अपनी सारी संपत्ति नष्ट कर सकता था। शरण्या आखिरकार सदमे से उभरी। फिर उसे याद आया कि अर्जुन रॉयल क्लब में वेटर था। यद्यपि उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि बड़ा आदमी ऐसा क्यों करेगा, लेकिन यह एकमात्र संभावना थी जो समझ में आ रही थी। अर्जुन उनका कर्मचारी हुआ करता था। बॉस का आना और पूर्व कर्मचारियों का समर्थन करना सामान्य बात है। शरण्या ने खुद को मजबूरन ऐसा कहा। दरअसल उसे खुद भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अच्छा ऐसा है? शिवेंद्र चौहान ने सिर हिलाया। क्या स्वर्गीय न्याय समूह का रॉयल क्लब से कोई संबंध नहीं था? तभी 2 और कारें आईं। ये ऑडी A6 थीं, जो मेबेक की तुलना में कुछ खास आकर्षक नहीं लग रही थीं, लेकिन लाइसेंस प्लेट ने इसे बदल दिया। ये दोनों कारें रिवर सिटी के 2 बड़े लोगों की थीं। असंभव, ये बिल्कुल असंभव है। शिवेंद्र चौहान ने अविश्वास में अपनी आंखें मलीं। गाड़ियां रुकीं और सूट पहने 2 अधेड़ उम्र के आदमी कार से उतरे। जब शिवेंद्र चौहान ने उन 2 लोगों के चेहरे देखे तो उनका दिल बैठ गया। वे वाकई 2 बड़े लोग थे। ये दोनों रिवर सिटी की नगर परिषद के पार्षद थे और उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनसे रिवर सिटी के संपूर्ण विकास और भविष्य का निर्धारण हुआ। अरे, क्या कोई कृपया समझा सकता है कि क्या हो रहा है? दोनों व्यक्ति अर्जुन के पास गए और अपनी फूलों की टोकरियां रिसेप्शनिस्ट को सौंप दीं। मिस चू, वे दोनों यहाँ क्यों हैं? शिवेंद्र चौहान की आवाज कांप उठी। शरण्या ने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं और ठंडे स्वर में बोली, मुझे कैसे पता चलेगा? इन 2 लोगों की उपस्थिति ने पत्रकारों को पागल कर दिया। जिन मीडिया संस्थानों ने पहले ही अश्लील शीर्षक प्रकाशित कर दिए थे, उन्होंने तुरंत अपने प्रबंध संपादकों को लेख वापस लेने के लिए कहा। ये पूरी स्थिति अविश्वसनीय स्तर तक बढ़ गई थी। इससे पहले कि सभी लोग अपने सदमे से उबर पाते, 2 और कारें आ गईं। आश्चर्य की बात यह है कि ये लाइसेंस प्लेटें और भी अधिक चौंकाने वाली थीं। जो लोग इस बारे में जानते थे वे आश्चर्यचकित थे। यह एक सरकारी लाइसेंस प्लेट थी। पहला अक्षर अधिकार क्षेत्र को दर्शाता था और दूसरा अक्षर विभाग को दर्शाता था। ये हुआक्सिया के रहस्यमय संगठनों में से एक था। लानत है। गाड़ियां रुकी और लड़ाकू वर्दी में एक व्यक्ति पीछे वाली गाड़ी से उतरा और सीधे अर्जुन के पास जाकर उसका अभिवादन किया। भाड़ में जाओ, सरकार से कोई यहाँ क्यों था? भीड़ को लगा कि उनके पैर ठंडे पड़ गए हैं। मिस चू, शिवेंद्र चौहान की शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी, यहाँ तक कि उनका सूट जैकेट भी गीला था। उनके पैर डर से कांप रहे थे। वह एक व्यापारी थे और उन्हें अच्छी तरह पता था कि हुआक्सिया में किसी कंपनी को सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात थी समर्थन। अब जिन लोगों ने स्वर्गीय न्याय समूह के लिए समर्थन दिखाया था, उनमें रॉयल क्लब के प्रभारी व्यक्ति, रिवर सिटी के 2 पार्षद और अब हुआक्सिया का रहस्यमय संगठन भी शामिल था। अब कौन स्वर्गीय न्याय समूह को छूने की हिम्मत करेगा? रिवर सिटी के 4 बड़े परिवार वास्तव में शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्ति और प्रभाव रिवर सिटी तक ही सीमित थे। इस अधिकार क्षेत्र से परे उनके पास कोई अधिकार नहीं था।
मिस चू, अब हमें स्वर्गीय न्याय समूह के बारे में क्या करना चाहिए? चुप रहो। शरण्या पागलों की तरह दहाड़ने लगी। वह दूर से अर्जुन के उदासीन चेहरे को देखती रही। उसके नाखून उसके शरीर में गड़ रहे थे और खून की धार बह रही थी। वह यहाँ उसे मूर्ख बनते देखने आई थी, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया था कि मूर्ख तो वही थी। इस घटिया आदमी ने ये सब कैसे कर दिखाया? 5 साल पहले की तुलना में हालात में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? क्यों? कौन उसे बता सकता था कि ऐसा क्यों हुआ? मिस चू, शिवेंद्र चौहान एक निश्चित दिशा में घूरते हुए डर से बुदबुदाया। क्या मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं कहा था? शरण्या गुस्से में थी। उसने पागलों की तरह अपना सारा गुस्सा शिवेंद्र चौहान पर निकाला, लेकिन शिवेंद्र चौहान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर इशारा किया। वे घबराकर बोले, एक और कार है। अध्याय 111 उद्घाटन समारोह भाग 4। जब शरण्या ने सुना कि एक और कार आ रही है, तो उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसका दिल धड़कने लगा। जो पहले आए थे उनसे अधिक भयानक और कौन हो सकता है? उसने अवचेतन रूप से देखा कि यह एक लिंकन लिमोजीन थी। हालांकि लिंकन लिमोजीन हेवनली जस्टिस ग्रुप की इमारत के सामने नहीं रुकी, बल्कि कुछ दूर जाकर रुकी। ड्राइवर ने सावधानी से दरवाजा खोला और एक महिला बाहर निकली। वह महिला 30 साल की लग रही थी और उसका चेहरा रोशनी से मिलता जुलता था। उसने अपना बहुत ख्याल रखा था और उसका व्यवहार घमंडी था, फिर भी वह गरिमा में और सुंदर दिख रही थी। जब उसने इस महिला को देखा तो शरण्या की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। सक्सेना परिवार। शिवेंद्र चौहान ने आश्चर्य से महिला की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, मिस चू, यह महिला कौन है? वह प्रवेश द्वार की ओर क्यों नहीं जा रही है? शरण्या ने ठंडी मुस्कान के साथ समझाया, वह औरत रोशनी की माँ है। उसका यहाँ आना मतलब है कि शो अच्छा होने वाला है। शिवेंद्र चौहान को अचानक एहसास हुआ और उनका चिंतित मन भी शांत हो गया। दूर से रोशनी की माँ कार से उतरी और दूर तक देखने लगी। जब उसने मेबैक और कुछ अन्य कारों को सामने कतार में खड़ा देखा, साथ ही प्रवेश द्वार पर फूलों की टोकरियां भी देखीं, तो वह थोड़ा उदास हो गई। क्या आपने इस मामले की जांच की है? उसने अपने पास खड़े एक अधेड़ व्यक्ति से पूछा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और समझाया, ऐसा लगता है कि हेवनली जस्टिस ग्रुप के समर्थक रॉयल क्लब, लोकेश और कुछ अन्य लोग हैं। एक अफवाह है कि रॉयल क्लब के पीछे राजवीर राणा है और लोकेश के पीछे बेली शियोंग है। हालांकि हम उन दोनों का सटीक रुख नहीं जानते हैं। रोशनी की मां ने भौहें सिकुड़नी और उपहास किया। मैं राजवीर राणा और बेली शियोंग दोनों को जानता हूं। उनके लिए एक छोटे से रिवर सिटी कॉरपोरेशन के उद्घाटन समारोह की चिंता करना असंभव है। इसके अलावा अर्जुन और रजत शेनॉय इन दोनों के संपर्क में आने के योग्य नहीं हैं। फिर भी स्वर्गीय न्याय समूह काफी सक्षम है। वे रॉयल क्लब और लोकेश को अपने समर्थन में लाने में कामयाब रहे। मैंने अर्जुन को कम आंका है। वैसे वह चीज कहाँ है जिसे मैंने तुम्हें तैयार करने के लिए कहा था? ये कार के अंदर है, मैडम। रोशनी की मां ने सिर हिलाया और प्रवेश द्वार की ओर चली गईं। इसे भी साथ ले आओ। चूंकि यह इतना जीवंत है, इसलिए हमें भी अपना आशीर्वाद देना होगा। हा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रवेश द्वार पर रोशनी का मूड रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। उसकी सुंदर आंखें उत्सुकता से अर्जुन पर टिकी थीं। उसने सोचा था कि रॉयल क्लब का समर्थन ही अर्जुन के लिए सबसे बड़ा तुरुप का पता है, और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अन्य लोग भी उसके साथ आ जाएंगे। इस आदमी ने ये सब कैसे कर दिखाया? अचानक रोशनी के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसने देखा कि उसकी माँ वहां से चली आ रही है। फिर उसने देखा कि उसकी माँ के पीछे खड़ा नौकर एक छोटी सी मूर्ति पकड़े हुए था। अजीब बात यह थी कि यह मूर्ति धन की संतान थी, जो बिखरे हुए आशीर्वाद को दर्शा रही थी। कौन किसी व्यापारिक उद्घाटन समारोह में धनवान बालक को उपहार में देना चाहेगा? फैंग शुई में यह एक बहुत बड़ी वर्जना थी। इसका मतलब था कि व्यवसाय में धन संचय नहीं किया जा सकता था और केवल उसे वितरित किया जा सकता था। वह इतना क्रोधित थी कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी माँ ऐसा कैसे कर सकती है? बाकी लोगों ने जब ये देखा तो उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। हालांकि वे इस महिला की पहचान जानते थे और जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं और उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान लटक गई। ऐसा लग रहा था कि रोशनी की माँ उससे बहुत नफरत करती थी। क्या इसलिए क्योंकि उसने रोशनी के लिए सक्सेना परिवार की शादी की व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था? थोड़ी देर बाद रोशनी की मां अर्जुन के सामने पहुंची और नौकर को आदेश दिया कि वह मूर्ति को दरवाजे पर रख दे। सीईओ ये वाकई युवा हैं और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी बनाने के लिए वे बहुत होनहार हैं। दुर्भाग्य से मुझे दुकानों पर फूलों की टोकरी नहीं मिल पाई, इसलिए मुझे अपनी पसंदीदा चाइल्ड ऑफ वेल्थ मूर्ति श्री अर्जुन को देनी पड़ी। मुझे ये भी उम्मीद है कि यह लड़का हेवनली जस्टिस ग्रुप को अमीर बना सकता है। माँ, आप बहुत नीच हैं। रोशनी अब और नहीं रोक सकी और आक्रोश से बोली। रोशनी की मां की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई जब उन्होंने रोशनी की ओर देखा। क्या तुम अब भी मुझे अपनी मां मानते हो?
तुम वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति के पक्ष में खड़े हुए और मेरी इच्छा के विरुद्ध गए। फिर उसने सान्या की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, निर्देशक सन मैग्निफिसेंट ग्रुप के निदेशक के रूप में आप वास्तव में यहाँ उपस्थित हुए हैं। क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? कल से आपको मैग्निफिसेंट ग्रुप में वापस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सान्या का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे पता था कि इसका यही नतीजा होगा, लेकिन उसे इसका कोई अफसोस नहीं था। उसने रोशनी की मां को घूर कर देखा और अपनी जेब से त्यागपत्र निकाला। उसने गंभीरता से कहा, मेरे भी यही विचार हैं। मैं वैसे भी सक्सेना परिवार के व्यवसाय में काम नहीं करना चाहती। जब रोशनी की मां ने देखा कि सान्या ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की है, तो वह अपने आसपास के लोगों से ऐसा करने के लिए कहने ही वाली थी कि अर्जुन सान्या के सामने खड़ा हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुमने उसे छूने की हिम्मत की तो शायद तुम कल तक जीवित नहीं रह पाओगी। रोशनी की मां सदमे से कुछ कदम पीछे हट गईं और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके पीछे खड़े दो विशेषज्ञों की हिम्मत नहीं हुई कि वे आगे बढ़ सकें। आखिरकार वे एक ही स्तर पर तो थे ही नहीं। आप वास्तव में जियाओफू की मां कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उनके पीछे भीड़ में शोर मच गया, जिससे उसकी विचार श्रृंखला बाधित हो गई। उसने पलटकर देखा तो एक बेंटले कार धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, ये तो एक बेंटले कार थी, फिर भी ये अज्ञानी देहाती लोग इस पर इतना बड़ा बवाल मचा रहे थे। हालांकि जब उसने लाइसेंस प्लेट स्पष्ट रूप से देखी तो उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। लाइसेंस प्लेट वास्तव में A8888 थी। ये लाइसेंस प्लेट बेंटले अंततः इमारत के सामने रुकी। कार का दरवाजा खुला और एक मोटा ताज़ा अधेड़ आदमी हाथ में दो सुंदर फूलों की टोकरियां लेकर बाहर आया। उस आदमी को देखकर रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया। वह इस व्यक्ति को जानती थी। ये जो फुलू था।